क्या जिंदगी में आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसे अपने नाम से बताने में या ये बताने में कि ये चीज मेरे साथ घटी या मेरे साथ हुई, ऐसा किसी और को बताने में आपको शर्म महसूस हो? तो आप कहें कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था या मेरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ, और कुछ इस तरह की कहानी गढ़ के वो इंस्टेंस या वो इंसिडेंट आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं। हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा, और यही है हमारी आज की कहानी का मसौदा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। आज की कहानी सादत हसन मंटो साहब की जुगत। तो कहानी की शुरुआत होती है एक महफिल से जो जमी है चौधरी साहब के घर में, जहां कुछ लोग बैठे हैं। उनमें उनका एक दोस्त प्रकाश भी बैठा है और चौधरी साहब बड़े गर्व के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का तजुर्बा शेयर कर रहे हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत जैसे एक सेंसिटिव टॉपिक पर। तो कहते हैं कि भाई मोहब्बत जो है या इश्क जो है वो बड़ी ही नजाकत भरी, शराफत भरी और एक अदब भरी चीज है। इसे आप बुरी इंटेंशंस के साथ खराब नहीं कर सकते। सभी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि भाई वाकई में ये एक बहुत प्योर चीज है और इसे किसी बुरी इंटेंशन से खराब नहीं करना चाहिए। प्रकाश, जो अब तक चुपचाप इन सभी की बातें सुन रहा होता है, अब अचानक से फट पड़ता है और कहता है, चौधरी साहब देखिए, ये इश्क प्यार ये सब बकवास चीजें हैं और ये कोई नजाकत शराफत भरा काम नहीं है। ये एक भूख है, इंसान की सबसे बेसिक नीड है और इसे उसी की तरह देखा जाना चाहिए। तो चौधरी साहब और बाकी लोग जो वहां बैठे होते हैं वो अचानक से एकदम वो थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं प्रकाश के इस रिएक्शन से कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो चौधरी साहब कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि ये जो सारी शायरियां, ये अफसाने, ये नगमे जो हैं इश्क और मोहब्बत में लिखे गए हैं, ये सब बेकार हैं। तो कहता है जी हाँ, ये बिल्कुल बकवास है, पूरी तरह से यूजलेस है। वो कहता है कि आप इस दुनिया को देखें और आप इंसानों को जरा हटा दें, जानवरों में देखें, क्या एक जानवर दूसरे जानवर के साथ संबंध बनाने के लिए ये शायरियां, ये नगमे यूज करता है? क्या कभी आपने किसी जानवर को देखा अपने शरीर पर परफ्यूम, इत्र और लेवेंडर लगाकर वो जाए किसी को इंप्रेस करने? नहीं, वो इसे एक नीड की तरह टैकल करते हैं और हमें भी इसे एक नीड की तरह ही देखना चाहिए। इसमें कोई नजाकत, कोई शराफत वाली बात नहीं है। अब चौधरी साहब ऑफेंड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार प्रकाश, मतलब मैं हैरान हूं तुम्हारे ये विचार सुनकर कि तुम ऐसा सोचते हो इतनी प्योर चीज के बारे में। तो प्रकाश कहता है देखिए, कुछ प्योरिटी नहीं है इस चीज में, और अगर प्योरिटी है, अगर वाकई में आपकी इस नजाकत शराफत भरी मोहब्बत में, ये शायरी अदब वाली मोहब्बत में प्योरिटी है, तो आप मुझे बताइए कि अपने दिनों में जब आपको वो पिछले मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की से प्यार हुआ था, तो क्यों उसने आपकी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया? तो चौधरी साहब का थोड़ा चेहरा लटक जाता है। वो कहते हैं कि देखो, मुझे उससे पहले कंफर्म कर लेना चाहिए था कि वो मुझसे वाकई में प्यार करती है या नहीं। तो प्रकाश कहता है कि नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी, बावजूद इसके कि आपने अपने खतों में वो सारी शायरियां, वो सारे नगमे, अफसाने, चांद तारे तक तोड़कर लाकर उसके लिए लिख दिए थे। लेकिन उसे मोहब्बत हुई किससे? चौधरी साहब एकदम चुप हो जाते हैं। वो फिर पूछता है किससे? एक फेरी वाले से। फेरी वाला मतलब गली मोहल्लों में एक सामान बेचने वाला व्यक्ति। वो कहता है कि उसे एक फेरी वाले से मोहब्बत हुई जिसे ना कृष्णचंद्र के अफसाने याद थे, ना गालिब की शायरी याद थी, ना उसके पास कोई अदब, ना कोई शराफत, ना कोई नजाकत थी। तो चौधरी साहब, ये चीज जो है ये एक नीड है, एक भूख है और इसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए। अब किसी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं रहता। वो समझ जाता है कि लोग अब थोड़ा उसकी बात सुनने लगे हैं, तो अब वो कहता है कि रुकिए, मैं एक सच्चे वाकये से जो मेरे एक दोस्त के साथ घटा था, मैं आपको बताता हूं कि वाकई में ये चीज है क्या। तो वो सबको एक फ्लैशबैक में ले जाता है जहां पर वो अपने एक दोस्त का किस्सा सुना रहा है जो कुछ वक्त पहले घटा था, जहां पर उसका एक दोस्त जिसे चंबा में 2 या 3 दिन का काम था, वहां से लौटकर उसे वापस अपने घर अमृतसर में आना था, वो चंबा में करीबन 3 महीने तक रुका रहा। तो सब उससे पूछते हैं कि 2 दिन के काम के लिए वो 3 महीने तक चंबा में रुका रहा।
वो कहता हाँ बिल्कुल। वो रुका रहा क्योंकि उसे भी ये चौधरी साहब वाली शराफत और नजाकत वाली मोहब्बत हो गई थी। तो बताना शुरू करता है कि कैसे उसका दोस्त वहां पहुंचा, उसने अपना जो काम था वो निपटाया, और उसी दौरान एक दिन जैसे कि वो पहाड़ी पर बैठा हुआ था तो उसे दूसरी पहाड़ी पर एक लड़की दिखी जो अपनी भेड़ बकरियां चरा रही थी। अब बहुत ही एक रोमांटिक विजुअल है कि एक पहाड़ी पर लड़का है, दूसरी पर लड़की है, बीच में से एक बहुत छोटी सी प्यारी सी नहर बह रही है। तो लड़के को फर्स्ट साइट अट्रैक्शन हो गया, मतलब वो देखते ही उसे लगा कि मुझे वाकई में इस लड़की को जानना चाहिए, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए, और अब बस वो उसी के लिए वहां रुक गया। 15 दिन तक वो बस उसे वहां बैठकर देखता रहा। जब जब वो आती थी वो भी बैठ जाता था, इधर उधर की चीजें करता था, कभी आसमान देखता था, कभी घास तोड़ता था, कभी बकरियों से कुछ बात करने की कोशिश करता था। लेकिन 15 दिन ऐसे ही गुजर गए और 15 दिन बाद एक दिन अचानक उसकी इन्हीं हरकतों को देखते हुए लड़की मुस्कुराई। तो इस लड़के के अंदर उम्मीद जगी कि हाँ वाकई में अब शायद हमारी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि उसने पहली बार उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। तो अब अगले 15 दिन बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने में निकल गए और ऐसे पूरा हो गया 1 महीना। अब 1 महीने बाद एक दिन अचानक वो लड़की अपनी भेड़ बकरियों को लेकर एक दिन उसके पास आई। ये लड़का थोड़ा सा डरा, थोड़ा घबराया और आकर उससे कहा कि मैं जानती हूं कि तुम सिगरेट पीते हो। तो ये थोड़ा सा और घबराया, तो उसने बड़ी शराफत से इससे कहा कि क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है। तो लड़का बहुत खुश हो गया कि फाइनली कुछ बात हुई। तो अगले ही दिन उसने मार्केट जाकर सिगरेट के 15 डिब्बे खरीदकर एक लड़के के हाथों उसके घर भिजवा दिए। तो अब धीरे धीरे उनकी बात शुरू हो गई, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा तो रहे ही थे। तो 2 महीने इसी चीज में निकल गए। अब 2 महीने बाद अब वो साथ बैठकर बातें करने लगे कंफर्टेबली। तो रोज उसके पास आने से पहले लड़का तरह तरह के ख्याल बुनता कि आज मैं पीछे से जाकर उसकी आंखें मीच दूंगा और फिर उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा, या ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन बेचारा बहुत ही सीधा और थोड़ा घबराया हुआ लड़का था, तो उसने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। और फिर एक दिन जब वो अपनी सिगरेट निकालकर पीने लगा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास माचिस नहीं है। तो लड़की जो उस दिन कपड़े धो रही थी नहर के किनारे बैठकर, उसने उससे कहा कि उसके पास माचिस है लेकिन उसके हाथ गीले हैं तो वो खुद ही माचिस निकाल ले। अब माचिस जो थी, उसने इशारा किया, वो उसके ब्लाउज के अंदर थी। अब लड़का थोड़ा सा घबराया कि क्या वाकई में ये चीज हो रही है, लेकिन वो फिर भी उसके पास गया। उसने बड़ी हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो आगे बढ़ने से रुक गया। उसने कहा फिर कभी, और अपनी सिगरेट फेंककर वहां से चला आया। अब वो रात भर सोचता रहा कि क्या मुझे माचिस लेनी चाहिए थी, मुझे माचिस नहीं लेनी चाहिए थी, क्या मैंने ठीक किया गलत किया। लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जाकर इस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। और अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ, पूरी तरह तैयार होकर, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आया। उसने देखा कि लड़की भी अपनी भेड़ बकरियां लेकर दूसरी पहाड़ी पर आई और वो खुद को तैयार कर ही रहा था कि अचानक एक लॉरी के रुकने की उसे आवाज सुनाई दी। लॉरी माने एक छोटा ट्रक, जिसमें से एक सरदार जी ड्राइवर निकले। उसने देखा कि वो निकलकर लड़की की तरफ पहाड़ी के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इसे देखकर थोड़ी सी घबराहट हुई। इसने मुड़कर इधर उधर देखा कि कोई और इंसान यहां पर है या नहीं, और ये लॉरी यहां पर अचानक से क्यों रुकी है, ये सब वो देख ही रहा था। और जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसने देखा कि सरदार जी और वो लड़की दोनों गायब हो गए। वो घबराया कि कहीं उसके साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए, वो ठीक है कि नहीं है। और वो तुरंत नहर को फांद कर, उसे पार कर अब दूसरी पहाड़ी की तरफ पहुंचा और जाकर देखा कि अब वो वहां नहीं थे। फिर कुछ दूर उसे कुछ पेड़, कुछ झाड़ियां दिखी और वो तुरंत उसकी तरफ भागा। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने वहां पहुंचकर देखा कि झाड़ियों के पीछे एक पत्थर पर लड़की लेटी हुई है और उस ड्राइवर की घनी दाढ़ी उसके चेहरे पर लहरा रही है। ये देखकर वो बेचारा पूरी तरह हताश हो जाता है। इस नजाकत और शराफत वाले इश्क और मोहब्बत पर से हमेशा के लिए उसका विश्वास उठ जाता है और वो अगली बस पकड़कर चंबा से वापस अमृतसर लौट आता है। और कहानी के अंत में हमें पता चलता है, जिस तरह से मंटो साहब ने कहानी लिखी है,
कि वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि प्रकाश खुद था, और वो अपने दोस्त के नाम से, किसी और के नाम से अपने ही साथ हुआ एक वाकया सबको सुना रहा था। तो ये कहानी सादत हसन मंटो साहब की बहुत सारी खूबसूरत शॉर्ट स्टोरीज में से एक कहानी है। सादत हसन मंटो उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम। उनके नाम 22 कलेक्शंस हैं शॉर्ट स्टोरीज के, जिनमें सैकड़ों शॉर्ट स्टोरीज हैं, एक नॉवल, 5 सीरीज ऑफ रेडियो प्लेज। जिस तरह से आज हम वेब सीरीज देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, उस जमाने में क्योंकि टेलीविजन नहीं था, विजुअल प्लेटफॉर्म्स उतने नहीं थे, तो रेडियो प्लेस चला करते थे या रेडियो सीरीज चला करती थी। तो उन्होंने 5 रेडियो सीरीज लिखी जो कि बहुत ज्यादा सराही गई, और कई एसेज और कई नोट्स उनके नाम दर्ज हैं। सादत हसन मंटो की बहुत सारी कहानियां भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन पर बेस्ड हैं। पार्टीशन उनके लिए पर्सनली एक बहुत दुखद अनुभव था। वो उन लोगों में से थे जो पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे, जो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, और उनकी बहुत सी कहानियों में उनका वो दर्द, उनके वो इमोशंस दिखते हैं। सहाय उनकी एक कहानी है, अगर आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। सहाय में जिस तरह से जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है वो भारत छोड़कर पाकिस्तान रवाना होता है, वो दिखाता है कि वाकई में जब मंटो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए तो उनके अंदर कितना कुछ घटा होगा। सादत हसन मंटो, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल राइटर रहे। हिंदुस्तान में पार्टीशन से पहले उन पर 3 केस दर्ज हुए उनकी 3 कहानियों को लेकर, धुआं, बू और काली सलवार। और पाकिस्तान में भी पार्टीशन के बाद 3 केसेस दर्ज हुए 3 कहानियों को लेकर, ठंडा गोश्त, खोल दो और ऊपर नीचे और दरमिया। लेकिन किसी भी केस में उन्हें दोषी करार नहीं दिया जा सका, क्योंकि उनकी दलीलें, उनके एक्सप्लेनेशंस इतने साफ और इतने हार्ड हिटिंग हुआ करते थे कि किसी भी जज ने उनके खिलाफ फैसला नहीं सुनाया। उनकी एक बहुत फेमस लाइन है कि मैं समाज को अपने पन्नों पर उतारता हूं, तो अगर आपको मेरे पन्नों पर नंगापन नजर आए तो नंगापन मेरे पन्नों पर नहीं है, वो समाज में है। और एक बार उन्होंने एक केस के दौरान अपनी दलील में कहा था कि एक लेखक या एक सच्चा लेखक वही है जो तब लिखे जब उसे कोई तकलीफ हो। और आप सोचिए कि मुझे समाज की इन सब चीजों से कितनी तकलीफ है, तभी मैं उन्हें पन्नों पर उतारता हूं। सन 2018 में बीबीसी ने सादत हसन मंटो की आखिरी शॉर्ट स्टोरी टोबा टेक सिंह को इंक्लूड किया इन दी 100 स्टोरीज दैट शेप्ड द वर्ल्ड की लिस्ट में, जिसने मंटो को होमर और वर्जीनिया वुल्फ जैसे बड़े दिग्गजों के साथ लाकर खड़ा कर दिया, जो हर मायने में, हर तरीके से बिल्कुल सही है। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर आप कोई पर्टिकुलर कहानी, अपने किसी फेवरेट राइटर की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, ताकि हम इस तरह की कहानियां आप तक ला सकें। तो जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।